गुड मॉर्निंग गाइस। सो जो हम अपनी लास्ट क्लास के अंदर स्टडी कर रहे थे, 12th क्लास का हमारा 5th यूनिट था, फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट। फिज़िकल केमिस्ट्री का हमारा पार्ट था सरफेस केमिस्ट्री। और उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हुए जो हमने लास्ट अपनी वीडियोस के अंदर या फिर लास्ट हमारी क्लासेस के अंदर स्टडी कर ली थी अबाउट सरफेस केमिस्ट्री, तो मैंने आपको बताया था कि जो सरफेस केमिस्ट्री है इट इट आवर सेल्फ it itself divided into three parts: adsorption, colloidal solution and catalyst। इनमें से एड्जॉर्प्शन की हमने अब तक सारी डिस्कशन कर ली है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कोलाइड के सॉल्यूशन या फिर कोलाइड किसे कहते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी हरी, विदाउट एनी डिले। सो व्हाट इज कोलाइड? कोलाइड का मतलब वैसे बेसिकली अगर आप देखा जाए तो क्या होता है कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा बारीक होते हैं कि उन्हें किसी भी एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से अलग नहीं किया जा सकता। बट विद द सेम केस हम कोलाइडल पार्टिकल्स को इतना भी मान सकते हैं जिनके अंदर कुछ इनका साइज होता है वो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं। ठीक है, कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर बेसिकली टू पार्ट्स आपके पास रहेंगे। एक तो होता है आपके पास डिस्पर्जन फेज और दूसरा होगा डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, कोलाइड को बारीकी से समझने के लिए या इसके बेसिक पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए इसके जो बेसिक टर्म्स हैं वो या फिर इसकी बेसिक डेफिनेशन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ कि इन जो कोलाइड्स होते हैं वो हेट्रोजेनस सिस्टम के अंदर काम करते हैं। वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड एज अ फाइन पार्टिकल इन अनदर डिस्पर्जन मीडियम। मतलब क्या हुआ कि एक सब्सटेंस जो है वो डिस्पर्स कर सकता है इन अ फाइन पार्टिकल किसी भी अनदर डिस्पर्जन मीडियम के अंदर। ठीक है, अब इसी वीडियो के अंदर हम लगातार और भी आगे इस कोलाइड पार्टिकल या फिर कोलाइड पार्ट्स को ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स भी होगा इसमें। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स के अंदर इसके कुछ मेथड्स हो सकते हैं लाइक केमिकल मेथड एंड अनदर मेथड, तो वो भी हम इसके अंदर साथ ही स्टडी करेंगे। तो एक एग्जांपल के साथ में कोलाइड को ज़्यादा बारीकी से समझा जा सकता है। फॉर दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए कि मैंने कोई एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर के अंदर आई पुट सोल्यूट एंड आई हैव सम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है आपके पास सबको पता है कि सबसे अच्छा सॉल्वेंट जो हमारे यूनिवर्स में है वो सबसे अच्छा सॉल्वेंट जो कि किसी भी केमिकल को मॉलिक्यूल को आसानी से डिसॉल्व कर देता है वो है हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स H2 वाटर सॉल्वेंट है। और इसे ही हम हमारे कोलाइडल पार्ट्स में क्या कहेंगे, डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। ऊपर से मिलाया गया जो आपके पास सब्सटेंस है जिसको आप डिस्पर्जन फेज कहेंगे उसे आप सोल्यूट भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसे आप सोल्यूट कहेंगे वही आपके पास क्या है, डिस्पर्जन फेज है, जिसे आप आगे डिस्पर्जन फेज के नाम से जानेंगे या फिर इसके बारे में डिस्पर्जन फेज से ही स्टडी की जाएगी। तो जब आप किसी सॉल्वेंट के अंदर अपने सॉल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं तो वो आपस में अपने आप को एक सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो इनका नेचर होता है पार्टिकल्स का वो रिले करता है इन 3 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो जब आपने किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को मिक्स किया तो उसने खुद को एज अ सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास सोल्यूट के पार्टिकल्स साइज के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे और साइज के अकॉर्डिंग वेरी करने पे इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। divided into 3 parts. The one part is 10⁴ Armstrong is called suspension और ये पीपीटी की फॉर्म के अंदर होगा। दूसरा आपका जो पार्ट होगा वो 10 आर्मस्ट्रॉन्ग की पावर से लेकर 10⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग तक रिले करेगा, जिसे आप कोलाइडल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे और जिसे हम हेट्रो भी कह सकते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर कह सकते हैं। जैसे कि मिल्क हो गया है ना, जिसे आप दो मीडियम्स में जान तो सकते हैं, देख तो सकते हैं, मगर उसको अलग अलग करना वो हमें ज़्यादा मतलब आसानी से नहीं देखा जा सकता है। वी कैन से दैट नेक्ड आइज से हम इसे नहीं देख सकते। एंड द लास्ट वन इज़, या फिर कह सकते हैं कि जिनका जो साइज़ है वो लेस देन 10 होता है, लेस देन 10
आर्मस्ट्रॉन्ग का अगर ये साइज है तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। सो इसकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को आप कैसे समझ सकते हैं, तो इस डेफिनेशन को आप इस तरीके से जान सकते हैं कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो भी मैंने आपको इसका दिया है उसके साथ ही कोलाइडल क्या है। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन बी पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ओके, और colloidal particles in heterogeneous system, one substance is dispersed as very fine particle in another dispersion medium। ओके, तो इस तरीके से आप जो डिस्पर्जन है या फिर सॉरी कह सकते हैं कोलाइड्स हैं उसको समझ सकते हैं। अब जो कोलाइड्स आपको मिले, अब इन कोलाइड्स के अंदर बहुत से इसके जो प्रिपरेशन के मेथड्स हो सकते हैं, उन प्रिपरेशन के मेथड्स को हम देखेंगे। तो प्रिपरेशन मेथड के अंदर जो पहला हमारे पास होगा वो है प्रिपरेशन मेथड पहला केमिकल मेथड। केमिकल मेथड के अंदर इसे आप कई तरीके से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट टू फॉर्म सॉल्यूशन। और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्रीगेट कर सकते हैं सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए, किसी भी सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए। तो इन केमिकल मेथड बाय डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन, इन रिडक्शन और हाइड्रोलाइसिस मॉलिक्यूल्स गेट एग्रीगेटेड टू फॉर्म सॉल्ट्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठा हो जाते हैं किसी भी एक जगह पर, तो इसके अंदर कोई भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट की, ऑक्सीडेशन की, रिडक्शन की और हाइड्रोलाइसिस की। ठीक है, अब इन्हीं सभी के अंदर इसे हम किसी एक अच्छे एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटरली समझ सकते हैं। तो इसमें एक हमारे पास एग्जाम्पल होगा AS2O3 का, और आपने इसमें आर्सेनिक ऑक्साइड के साथ साथ H2S भी लिया है, और जैसे ही इसका डबल डिस्प्लेसमेंट करवाया जाता है तो ये क्या अपने आप को फॉर्म कर लेगा एज अ प्रोडक्ट, it gives us as the arsenic sulfide AS2S3 as a salt, और इसके साथ ही क्या मिलेगा हमें 3H2O। अब जब ये एग्रीगेशन करते हैं तो आर्सेनिक सल्फाइड के अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक जगह जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। अब एक जगह इकट्ठे हो जाने के लिए अब आपने ये देखा कि इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ, AS2O3 था, अब इसने O3 ने H2S के S के साथ में रिएक्शन कर लिया, AS2 और S3 ये दोनों रिएक्ट करते हैं, तो ये क्या हो गई, आपस में इन्होंने एक दूसरे के साथ में चेंज कर लिए। तो जैसे ही इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज किया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, ऐसे ही अनदर एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि वो कैसे एक दूसरे से अलग एग्रीगेशन करते हैं या फिर इकट्ठे एग्रीगेशन करते हैं। इसको और भी बेटर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो इसे और एग्जांपल 6 एग्जांपल से या फिर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक अनदर एग्जांपल है कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे FeOH3 लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं मेरे पास, और इसकी रिएक्शन मैंने करवाई FeCl3 के साथ में। जैसे ही मैंने FeCl3 के साथ में FeOH की रिएक्शन करवाई, तो जो Fe3+ है वो अपने आयंस के फॉर्म के अंदर इसके अंदर जाकर फिट होने की कोशिश करने लगता है। FeS3 एज ए सोल्यूट है, और वो यहाँ पे अपने Fe+3 आयंस के फॉर्म के अंदर, चार्ज्ड पार्टिकल्स के फॉर्म के अंदर खुद को इनके अंदर पुट करने की कोशिश करेगा, और पुट करने की कोशिश के बाद में वो उनको एक कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बना लेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर बनाने के लिए आपके पास में FeOH3 जो कि आपके पास में एक सॉल्वेंट था, और उसके अंदर आपने FeCl3 को ऐड करवाया, तो वो उसके पास चारों तरफ आकर छोटे छोटे आयंस के फॉर्म के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे ही वो छोटे छोटे आयंस के फॉर्म के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, आप उसे इस तरीके से लिख सकते हैं FeOH3/Fe+3, क्योंकि आपको पता है कि जो Fe+3 है वो आकर सोल्यूट के तरह इस पे जाकर फिट हो गया है, क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ने क्या करा, उनको इकट्ठा कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया, अपनी पावर को दिखाई। और बाकी जो हमारे पार्ट्स थे उनके अंदर वॉन्डरवॉल्स फोर्स था। वॉन्डरवॉल फोर्स कम मतलब कह सकते हैं कि वीक फोर्स है,
एक कमज़ोर फोर्स है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स के होने के कारण यहाँ पर ये खुद को तोड़कर आयंस के फॉर्म के अंदर चारों तरफ जाकर FeOH3 के प्लस आके इकट्ठे हो जाएंगे और ये हमारे पास एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके अंदर ये आयन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स के तरीके से जाकर इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। और इकट्ठे होने के साथ साथ जो इनका साइज़ है, जो 10⁻⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग से कम था, वो कितना हो जाएगा, 10 से लेकर 10⁻⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग तक का हो जाएगा। तो मतलब कि वो उसको खींच लेते हैं, ज़्यादा था तो मतलब कि क्या कर लेते हैं, उसको खींच लेते हैं। तो ये एक अनदर एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन का, तो जो कि आगे भी हम इसके साथ में देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर हम देखें, क्योंकि हमें पता है कि जितना भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर जितना आप एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपको लगता है कि हमारे ये एग्जांपल्स हमें याद नहीं रहते हैं, तो आप जितना एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे रिटन में, तो वो उतने ही दिमाग में स्टेबल हो पाएंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हमारे पास होगा कौन सा, SO2 + 2H2S ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पे 3S + 2H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा। और अनदर एग्जांपल में यहाँ पर 2AuCl3 + 3HCHO + 3H2O रिडक्शन ऑफ द रिएक्शन होगा। यहाँ पे 2Au एग्रीगेट कर जाएगा और 3HCOOH + HCl के फॉर्म में जाकर इकट्ठे हो जाएंगे या फिर इसको अपने आप को अलग कर लेंगे। अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास में जो AuCl3 था वो था आपके पास में एग्रीगेशन के अंदर ज़्यादा, और AU जो है वो एग्रीगेट कर लेगा बाकी सारे मीडियम्स को अलग करके। नेक्स्ट एग्जांपल इज FeCl3 + 3H2O, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉर्मेशन हो जाएगी कोलाइडल फॉर्म में FeOH3 + 3HCl। आई होप कि ये सारी एग्जांपल्स आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखेंगे, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उतने ही ज़्यादा बेटर आपके कॉन्सेप्ट्स हो पाएंगे और इसके साथ साथ आपकी लर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। पिछली वीडियोस के अंदर भी हमने इसी तरीके से हमारे जो कॉन्सेप्ट्स थे उनको स्टडी किया था। सो जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रेसिपिटेशन जो है वो आप इसको बेसिकली क्या समझ सकते हैं कि जो हमारे पास पेस्ट होती है ना, टूथपेस्ट होती है, उसके अंदर भी क्या होता है, वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म के अंदर ही होता है। तो बाकी इसे आप और भी अच्छे एग्जांपल्स के साथ में कैसे समझ सकते हैं कि जब आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिकल पार्टिकल्स हैं। इलेक्ट्रोलाइटिकल पार्टिकल्स कौन से होते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट होते हैं, और उनके अंदर पार्टिकल्स जैसे आयंस की फॉर्म के अंदर खुद को ब्रेकअप कर लेते हैं या ब्रेक डाउन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं ना, तो वो स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर खुद को अलग करते जाएंगे और अपनी साइज के अकॉर्डिंग वो क्या कहलाते हैं, कोलाइड्स कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट्स इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पेप्टाइजिंग एजेंट है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन चार्ज ऑन precipitates ultimately break up into smaller particles of the size of the colloid, कि कोलाइड के स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर वो खुद को क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। अब एक और इसका एग्जांपल हम कैसे देखकर समझ सकते हैं कि क्या होता है प्रेसिपिटेशन। तो आप देखेंगे कि एक हमने कोई भी कंटेनर लिया, इस बीकर के अंदर आपने FeOH3 की प्रेसिपिटेशन फॉर्म में इसे रखा, और यहाँ पे इसका जो सस्पेंशन है वो 10⁻⁴ आर्मस्ट्रॉन्ग तक का है, और ऊपर से आपने इसके अंदर मिलाया इलेक्ट्रोलाइट जो कि FeCl3 का है। अब FeCl3 के अंदर जब आपको पता है कि जो आपका ज़्यादा अमाउंट के अंदर है तो वो कौन सा है, FeOH3, तो ये सब मॉलिक्यूल्स खुद को अलग कर लेंगे, ये सब मॉलिक्यूल्स उसके अंदर बिखर जाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स होने के बाद में जो आपने सोल्यूट ऐड किया है FeCl3, उसके पार्टिकल्स खुद को ब्रेक डाउन करेंगे और Fe + 3 की फॉर्म के अंदर
जाकर गिव आउट करेंगे और उसके चारों तरफ जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, और जैसे ही वो चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे तो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पे जब भी एक सॉल्यूशन वो बनाने की कोशिश करते हैं तब इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो प्रेजेंट वांडर्स वाल फोर्स है, जिसकी वजह से वो ऑलरेडी जुड़े हुए थे, वो वीक हो जाएगा, और वो वीक हो जाने की वजह से ये आयंस के फॉर्म के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर खुद को ब्रेक डाउन कर लेंगे और एक अपना प्रेसिपिटेट बना लेंगे, और साइज़ इनका क्या हो जाएगा, पहले से डिक्रीज हो जाएगा। तो अब जो साइज़ है वो कितना होगा, 10 से लेकर 10⁻⁴ आर्मस्ट्रांग तक होगा। आई होप गाइस कि आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे के अंदर जो बात समझाने की कोशिश की है सरफेस केमिस्ट्री पार्ट के, तो वो आप इसे कनेक्ट कर पाए होंगे। और भी आपकी कोई किसी तरीके की क्वेरी है, कोई व्यूज़ हैं, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, तो वो आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम खुद को इम्प्रूव कर सकें। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, डू शेयर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड से see ya, bye bye, take care, keep study, keep moving forward, keep smiling.